Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 14 जुलाई 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पक्के टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा कल के वीडियो में हमने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स यानी EMRS मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो EMRS से रिलेटेड आपके सामने प्रश्न है। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है जो मेन उद्देश्य है इस प्रकार के EMRS स्कूल्स को बनाने का वो यह है कि एक पर्टिकुलर पूल क्रिएट करना सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स का, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज से आ रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अंडर द आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के तहत जो भी ग्रांट्स, जो भी सपोर्ट है दोस्तों, वो सब प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस EMRS स्कूल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो याद आ रहा होगा आपको कल क्या पढ़ाया था, EMRS का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया था और साथ ही साथ में इस वाले आर्टिकल के बारे में भी समझाया था। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप लोग न्यूज़पेपर का इंटरनेशनल एडिशन को ओपन करते हैं तो उसमें पेज नंबर 5 पर ये टॉपिक दिया गया है। बाकी अगर आप डेली एडिशन ओपन करेंगे तो थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। बात हो रही है चांदीपुरा वायरस के बारे में। अब ये चांदीपुरा वायरस रिसेंटली काफ़ी चर्चाओं में आया। कल बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा हुआ ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। तो हुआ क्या है, इस वायरस की वजह से 4 बच्चों की जान चली गई है गुजरात में। और ये वायरस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है बाकी सारे वायरसेस के कंपैरिजन में। अब मैटर क्या है ज़रा थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं। तो मेंशन यहाँ पर किया गया है कि 4 बच्चों की जान जा चुकी है और 2 बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि वो बच्चे इस चांदीपुरा वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। और ये जो वायरस है दोस्तों, इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसका नाम है एन्सेफेलिटिस। एन्सेफेलिटिस में सीधा आपको पता होगा दिमाग के अंदर में सूजन हो जाती है। तो दिमाग में इन्फ्लेमेशन का एक मेन कारण बनता है यहाँ पर बच्चे की मृत्यु का। तो ध्यान रखिएगा, एन्सेफेलिटिस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस चांदीपुरा वायरस की वजह से। अब ये जो 2 बच्चे हैं इनका ट्रीटमेंट जो चल रहा है गुजरात के सिविल हॉस्पिटल के अंदर में चल रहा है। जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इन बच्चों से कुछ सैंपल्स निकाले हैं और उन सैंपल्स को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है। और ये ट्रीटमेंट के लिए कहाँ पे भेजा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पास में, ताकि इसको लेकर थोड़े और कन्फर्मेशन किया जा सके। क्योंकि दोस्तों ये भी बताया गया है कि जो चांदीपुरा वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, मतलब ज़्यादा खबरें आती ही नहीं है इसको लेकर। आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो पहली बार इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। मैं वैसे 2022 में भी इसके बारे में पढ़ चुका हूं, तो काफ़ी लंबे समय बाद, लंबे गैप बाद यह वायरस न्यूज़ में बना हुआ है। तो बताया जाता है कि काफ़ी रेयर है। दूसरी बात, डेडली पैथोजन के साथ में ये देखने को मिलेगा। इसकी वजह से शुरुआती तौर पर एक इंसान को बुखार आएगा, फ्लू जैसे सिम्टम्स होने लगेंगे और फिर उसके बाद में एन्सेफेलिटिस, वही जैसे मैंने बोला ब्रेन के अंदर में एक सीरियस सूजन हो जाएगी। और वही सूजन दोस्तों यहाँ पर उस इंसान की जान ले सकता है। लेकिन दोस्तों अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाए। लेकिन अगर आपने सिलेबस पढ़ा है अपना, आप यूपीएससी को पिछले कुछ समय से ट्रैक कर रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इस वायरस के बारे में डिटेल्स पढ़ना ज़रूरी है।
किसकी वजह से ये फैलता है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ऐसे ही तो सवाल बनते हैं। चाहे डेंगू को लेकर देख लो, चाहे जीका वायरस का इन्फेक्शन देख लो, ऐसे तो सवाल पूछे गए हैं रिसेंटली। तो इसके बारे में डिटेल ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसके लिए टेंशन मत लो, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड डेटा के साथ में हर एक आर्टिकल मैं कवर करवाता हूँ। क्वेश्चन यह है कि सबसे पहला सवाल यह है कि इसको चांदीपुरा क्यों बोला गया है। देखो, जो चांदीपुरा जो नाम है दोस्तों, ये बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर एक टाउन है, वहीं से ये नाम लिया गया। अब नाम वहाँ से क्यों लिया गया, क्योंकि दोस्तों इस वायरस की डिस्कवरी वहीं पर हुई थी, सबसे पहली बार वहीं पर पाया गया था, जिसकी वजह से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रहा था, ब्रेन में सूजन हो रही थी। फिर धीरे धीरे एक इंसान कोमा में चले जाता है, कोमा के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें ये जो चांदीपुरा से वायरस पाया गया है, इसको केवल चांदीपुरा वायरस बोल दिया गया या इसका कोई और स्पेसिफिक नेम है। एक इसका स्पेसिफिक नेम है जिसको बोलते हैं CHPV, यानी चांदीपुरा वेसिक्यूलो वायरस। मेनली यहाँ पर ये बच्चों के लिए ही खतरा है, स्पेशली वो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है। अब बात आती है कॉजेज़ की, यानी इस वायरस के पीछे के मेन कारण की। ये फैलता कैसे है, तो प्राइमरीली यानी सबसे पहली बात अगर हम देखें तो ये फैलता है सैंड फ्लाइज के काटने की वजह से। अब सैंड फ्लाई क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर अगर आप देख पाओगे ना, ये है मिट्टी के कलर की, इस तरीके की यहाँ पर आपको सैंड फ्लाई नज़र आएगी। ये मेन कारण है यहाँ पर चांदीपुरा वायरस के पीछे की। लेकिन अभी भी ना इसको लेकर कई सारी रिसर्चेस चल रही हैं, क्योंकि कुछ रिसर्चेस में कहना है कि कभी कभी ये जो वायरस है ये मॉस्किटो से भी फैल सकता है। लेकिन अभी तक सैंड फ्लाइज का नाम आता है तो ये तो ध्यान में रखना ही रखना है आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए एनिमल्स के ऊपर में, और ये देखा गया कि ये जो वायरस है ये सीधा हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है ना। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, आपको पता है ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए तो उनका रिकवरी, कई सारी NCERTs के अंदर में बुक्स में मेंशन है कि उसकी रिकवरी नहीं होती। लेकिन कहीं कहीं पर जो रिसर्चेस है वो प्रूव करती हैं कि हाँ, आपके न्यूरॉन्स वापस से रीजनरेट हो सकते हैं। लेकिन वेरियस स्टडीज़ ये बताती हैं, और जो डिटेल्स हैं आपके स्टैटिक डेटाज हैं वो सब यही बोलते हैं कि आपके जो न्यूरॉन्स स्पेशली ब्रेन सेल्स वो जनरेट नहीं होते दोबारा। एक बार ख़त्म हो गए तो बॉडी में आपके सारे सेल्स जनरेट हो जाते हैं, लेकिन ब्रेन वाले सेल्स जनरेट नहीं होते। तो उसी न्यूरॉन्स को ही डैमेज करता है ये वायरस। ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो डीजनरेशन, आपके न्यूरॉन्स डैमेज होने लगेंगे। यही तो मेन खतरा है इस वायरस का। फिर जो सैंड फ्लाइज हैं ये ज़्यादातर यहाँ पर मिट्टी, कीचड़ इन्हीं के अंदर में पाई जाती है। और जो मानसून का महीना होता है, स्पेशली बरसात का समय होता है, उसी समय पर ज़्यादा ब्रीड करती हैं ये। और अभी बरसात का समय ही चल रहा है, मानसून टाइम पीरियड ही चल रहा है, उस बेसिस पर ये केसेस निकल कर आए, जिसकी वजह से आज हम ये डिस्कशन भी कर रहे हैं। फिर इसमें बताया गया दोस्तों कि इन सैंड फ्लाई में से ना जो स्पेशली फीमेल वाली है, फीमेल है फ्लेबोटोमिन सैंड फ्लाई, ये एक मेन रीज़न बन जाती है इस वायरस को फैलाने के पीछे का। ठीक है, उसके अलावा यही बीमारी अगर आप देखेंगे तो सेनेगल और नाइजीरिया, ये दोनों अफ्रीकन कंट्री हैं, वहाँ पर भी पाई जाती है। और इंडिया में भी यहाँ पर ये जो वायरस है सैंड फ्लाइज के अंदर में पाया गया है। फिर उसके बाद साल 2003 में सदर्न इंडिया की जब बात करते हैं, साउथ पोर्शन की, तो वहाँ पे चांदीपुरा वायरस की वजह से दोस्तों लगभग 329 बच्चों के अंदर में ये एन्सेफेलिटिस बनकर आया, ये बीमारी जनरेट हुई, उनके दिमाग में सूजन आई, और इनमें से 183 लोगों की जान चली जा चुकी थी। अब क्वेश्चन है सिम्टम्स की, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो अगर ये चांदीपुरा वायरस किसी को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले तो बहुत तेज़ उसको बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, ब्रेन चोक सा होने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, अनकॉन्शियसनेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा, है ना। तो ये कुछ यहाँ पर रीजंस हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर इसको एज अ सिम्टम्स दिखाए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं। क्वेश्चन यह है कि इसकी कोई थेरेपी वगैरह है, सोल्यूशन क्या है इसका। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो अभी के समय पर तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर दवाई नहीं है जो उसको ठीक कर सके। लेकिन अगर शुरुआती तौर पे ही आपको पता चल जाता है, सिम्टम्स के बारे में पता चल जाता है, और आपने पता लगा लिया कि हाँ कैसे ना कैसे मतलब या किसी भी तरीके से चांदीपुरा वायरस से वो इंसान इन्फेक्टेड है, तो उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन किया जाएगा, प्लस उसको सिम्टोमेटिक केयर दिया जाएगा। कहने का मतलब है उसमें ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, आप लक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करो। जो लक्षण अगर ख़त्म होने शुरू होंगे तो अपने आप ये जो वायरस है वो समाप्त होना शुरू होगा। ठीक है, तो इन सिम्टम्स को ज़्यादातर टारगेट किया जाता है। अब बात आती है प्रिवेंशन की, तो सबसे बेस्ट अप्रोच यहाँ पर यह बताया जा रहा है इस इन्फेक्शन से बचने के लिए, और ये यहाँ पर डिटेल्स शेयर की गई हैं नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की साइट से। इन्होंने ये बोला है अगर ऐसा कुछ स्थिति बनती है तो आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करना होगा ताकि बॉडी में प्रॉपर तरीके से एनर्जी और आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। साफ़ सफाई मेंटेन करनी होगी, हाइजीन मेंटेन करनी होगी, और इसके बारे में जानना होगा। ठीक है,
तो ये भी यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं जिससे एक इंसान थोड़ा सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, बाकी एंसेफेलाइटिस होता क्या है मैं आपको ये बता चुका हूँ। एक रेयर कंडीशन है, लेकिन इसको रेयर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन भी हम लोग यहाँ पर मानते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे आपने आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल पढ़ने से केवल काम नहीं होगा, पीछे का ये बैकग्राउंड डेटा पता होना चाहिए। आपने लिखना क्या होगा, इसमें से क्या नोट्स बनाने हैं, क्या नहीं बनाने हैं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। आगे आते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी आपने ये आर्टिकल देखा, ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा के साथ में पढ़ाए जाएंगे। और वो सभी डेटा दोस्तों आपके नोट्स हैं, और आपको रेडीमेड प्रिंटेड फॉर्म में एक PDF में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। किसी दिन आपने लेक्चर मिस कर दिया, नोट्स नहीं बनाए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपके PDF के माध्यम से सारे नोट्स डेली बेसिस पे तैयार होकर आपको मिल रहे हैं। और ये जो PDFs होते हैं दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल जाती है। दूसरी बात, इस ग्रुप में आपका सारा करंट अफेयर का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, स्पेशली नोट्स को देखते हुए कि यार आज मेरे अखबार में से ये पढ़ना था, ये निकालना था, ये लिखना था। कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब आपके पास में रेडी है। केवल मॉर्निंग में वीडियो देख लो, रात में सोने से पहले एक बार जो ग्रुप में PDF दिया जाएगा उसको रिवाइज कर लेना, ये ज़रूरी है। तो इससे काम बन जाएगा। बाकी इस ग्रुप के अंदर में सारा कंटेंट सीक्वेंस वाइज पढ़ा है, डेट वाइज पढ़ा है, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। अब मान लो कोई एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लग रहा है ये आ सकता है क्वेश्चन, अब इसके बारे में रिसर्च करनी होगी, है ना, बहुत कुछ करने का टाइम जाएगा, लेकिन आपने पहले पढ़ रखा है तो आप उसको आराम से ढूंढ पाएंगे। अब मान लो आपको तारीख नहीं पता यार, किस तारीख को पढ़ा था, इसमें भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको तारीख डालने की ज़रूरत नहीं, आप सर्च कर सकते हैं, सीधा टॉपिक डाल के आपके सामने सारा डेटा निकल आएगा। ये सब फैसिलिटीज़ इस ग्रुप में है। और दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक का ऑप्शन भी आपके पास में है, ताकि आप अच्छे से चेक कर सको मुझे ग्रुप में एग्जैक्टली मिलेगा क्या। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करने के बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। लेकिन वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर है यार, उससे दबा देना, एक छोटा सा हेल्प हो जाता है। 5000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चांदीपुरा वाला आर्टिकल हमने पढ़ लिया। डेली एडिशन में ये पेज नंबर 9 पर है, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल वाले एडिशन पर पेज नंबर 5 पर है। चलिए आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, बगल में ही है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी डेवलपमेंट। चलिए सबसे लिख करके पढ़ेंगे। तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पर एक बात बोली है कि चाइना बॉर्डर जो है उसके आसपास भारत के जितने भी गांव हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, ये जो बॉर्डर है ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है, तो इस बॉर्डर के आसपास इंडिया के जितने भी विलेजेस, जितने भी गांव हैं, जल्दी वहाँ पे 4G कनेक्टिविटी पहुँचाई जाएगी, टूरिस्ट सर्किट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ऑल वेदर रोड्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। प्रॉपर कनेक्टिविटी होने वाली है, लोगों को घुमाने के लिए भी ऑप्शन ओपन करे जाएंगे ताकि लोग जाएं। और स्पेशली वो जो विलेजेस हैं बॉर्डर के पास में, वहाँ से लोग ज़्यादातर क्या होता है बाहर निकल कर आते हैं, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाके कमाते हैं अपने फैमिली को आगे पालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे वो चीज़ें थोड़े सा कंट्रोल हो जाएंगी, वहीं पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, उसी एरिया के अंदर में इकॉनमी जनरेशन किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो लोग वो एरिया छोड़कर नहीं निकलेंगे। इससे बॉर्डर के ऊपर दोस्तों लोग हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो वो जो इशू है बॉर्डर को घेरने का, जो चाइना लगातार हमारे बॉर्डर में एंट्री कर जाता है, उस एरिया को कब्जाने की कोशिश करता है, कैंपिंग कर लेता है, जैसा हुआ गलवान वैली के अंदर में, वैसा कोई सिनेरियो बनेगा नहीं। और प्रॉपर सिक्योरिटी भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। और ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है दोस्तों, एक प्रोग्राम के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, आप याद ही आ चुका होगा, इस आर्टिकल को मैं हेडिंग पढ़ते ही समझ गया था कौन से प्रोग्राम की बात हो रही है, याद आ गया होगा, आप भी समझ गए होंगे कौन सा प्रोग्राम है, VVP, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। इसी प्रोग्राम के अंडर में ही तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बॉर्डर विलेजेस का डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनका कहना यह है कि काम चल रहा है और हम जोर दे रहे हैं कि उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, लोकल पीपल को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, गांव की प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी पूरे देश के साथ में, लोग चाहेंगे घूमने जाना बॉर्डर्स के आसपास तो आराम से जाकर उन गाँव में ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बच्चों को एज आ कैंपिंग के तौर पर ले जाया जाएगा, घुमाया जाएगा अक्सर,
तो इससे बराबर कनेक्टिविटी बनी रहने वाली है, ये बताया गया। इस प्रोग्राम के अंडर में दोस्तों लगभग 136 कितने 136 जो गांव हैं बॉर्डर के ऊपर में, उनको डेवलप किया जाएगा, उनके अंदर कनेक्टिविटी होगी। 113 ऑल वेदर रोड्स बनाई जाएंगी, ऐसी सड़कें हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, कैसा भी समय हो, आराम से वो रोड्स पक्की ही रहने वाली हैं। इसके लिए कॉस्ट लगने वाला है 2420 करोड़ रुपए, ये बात होम मिनिस्टर ने मेंशन की। इसके अलावा वेदर रोड्स कनेक्टिविटी मिलने के अलावा यहाँ पे 4G नेटवर्क्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं जल्दी, जो कि तेज़ी से एक बढ़िया कनेक्टिविटी लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, उसके अलावा इंडियन पोस्ट जो पेमेंट बैंक ब्रांचेस है वो ओपन होने वाली हैं, और टूरिस्ट सर्किट यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, लोग घूमने जा सकेंगे, टूरिज़्म प्रमोट होता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा, जिससे वहाँ की लोकल इकॉनमी भी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, लोग घूमने जाएंगे, बॉर्डर्स को देखने जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पैसा खर्चेंगे, तो वो पैसा उस पर्टिकुलर एरिया की इकॉनमी के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। उसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि ये जो विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ऐसा तो नहीं है कि आज या कल शुरू किया गया है। पिछले साल फरवरी में दोस्तों इस प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया गया था। इस प्रोग्राम में लगभग 4800 करोड़ रुपए हम खर्च रहे हैं, और ये खर्च करके लगभग 6000 अलग अलग जो इवेंट्स हैं वो ऑलरेडी बड़े बड़े बॉर्डर विलेजेस पर ऑर्गेनाइज कर दिए गए हैं, और भी बहुत सारे सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बस फोकस है कि आगे जो हमने टारगेट रखा है ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने का, उसको भी समय अनुसार हम प्रोवाइड करवा दें। तो ये है हमारे इस आर्टिकल के अंदर में। तो आई होप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बेसिक चीज़, ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया। लेकिन केवल दोस्तों ये न्यूज़पेपर की एक खबर है, इस खबर को आपने स्टैटिक डेटा के साथ में लिंक करना होगा। कहने का मतलब है आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, ये प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका अनाउंसमेंट 2022 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट की स्पीच में भी मेंशन किया गया था, और फिर लास्ट ईयर फरवरी में फाइनल तरीके से इसको लेकर आया गया, लॉन्च किया गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है, जहाँ से क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बेसिकली कौन सा प्रोग्राम है। ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ना। कौन सी स्कीम है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अच्छा, आज आप लोग मुझे बताओगे, कई बार मैं बता चुका हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोनों स्कीम्स में फ़र्क क्या होता है बताइए फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं पता है तो एक बार पढ़ लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद रहेगा। तो ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड विलेज स्कीम है। ये हमारे बॉर्डर एरियाज़ को स्पेशली कवर करने वाली है। बॉर्डर एरियाज़ में हमारा हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख वाला रीजन, इसके ये यहाँ पे बॉर्डर शेयर हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं भारत के, तो उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लेकर आई गई। इस पर्टिकुलर स्कीम का जो मेन एम है वो आपको पता ही जा चुका है कि बॉर्डर पर जो गांव है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, वो अपने एरिया में ही रहें, निकल कर कहीं और जाके उनको कमाने की ज़रूरत ना पड़े, अपने एरिया में अपने परिवार के साथ में रहें, खुश रहें, अच्छी इकॉनमी जनरेशन हो, अच्छा पैसा कमाएं। तो ये यहाँ पे मेन पर्पज़ है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा दोस्तों? तो ये जो प्रोग्राम है इसमें जो फंडिंग वगैरह होने वाली है, ध्यान रखिएगा, जो फंडिंग होगी वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाने वाला है। इसमें लगभग 3000 के आसपास गांव कवर होंगे, है ना। और भी कई सारे जो गांव है दोस्तों वो भी यहाँ पर पहले फर्स्ट फेज में पहले कुछ और विलेजेस कवर होंगे, फिर अलग अलग फेसेस में क्या होगा, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें ऑल वेदर रोड्स, पीने का पानी, 24 घंटे बिजली हो गया, सोलर विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट्स हो गया, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, टूरिस्ट सेंटर, मल्टीपर्पज़ सेंटर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलनेस सेंटर, ये सभी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखा आपने जो आर्टिकल है, आर्टिकल में कम चीज़ें मेंशन्ड है, बट रियलिटी में ये सभी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। अब टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें कई सारी जो इंस्टीट्यूशन है वो सब मिलकर काम करेंगी, कई सारी संस्थाएं हैं दोस्तों जो मिलकर काम करने वाली हैं। ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो साथ में मिलकर काम करेंगे ही, ग्राम पंचायत भी हैं, प्लस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत यहाँ पर कई सारी बॉडीज़ है वो भी मिलकर काम करने वाली हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यह आर्टिकल दोस्तों आपका जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है। चलिए तो दोस्तों आज है संडे, और संडे में न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं ऑलरेडी बहुत कम, और संडे के जो न्यूज़पेपर होता है उसमें साइंस एंड टेक का पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हमारा ये साइंस एंड टेक के पेज पर केवल एक लौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो नंदिता जयराज जी ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है। क्या बात की जा रही है?
ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं, हाँ पहले बता दूं साइंस एंड टेक के पेज पर है, तो जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ही रेलिवेंट टॉपिक है ये। तो ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं दोस्तों सामने, ये जापान के एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्चर हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, जिनका नाम है तकाकी कजिता। तो इन्होंने दोस्तों अपना सपोर्ट दिखाया है भारत के न्यूट्रिनो लैब के प्रति, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो भारत में ना न्यूट्रिनो लैब बनाने की बात बहुत पहले की गई थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट रुक गया। फिर तमिलनाडु में हमने ज़मीन में 2 किलोमीटर नीचे जाकर एक ऑब्जर्वेटरी लगाने की बात की गई थी, तमिलनाडु ने भी वो प्रोजेक्ट रोक दिया। रीज़न क्या था आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग अभी इस कहानी पर अटके हुए हैं लंबे समय से, कई साल हो गए। उसमें यहाँ पे हमें कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके सपोर्ट में खुद यहाँ पर जापान के एक इंपॉर्टेंट रिसर्चर आ चुके हैं दोस्तों। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को 60 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई इसका रिजल्ट, कोई भी यहाँ पर इसमें कह सकते हैं कि फाइनल स्टेप लिया ही नहीं गया है। क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटका के कोलार में। अब कर्नाटका के कोलार में आपको पता है वो है कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ। तो केजीएफ की जो गोल्ड माइन है, वहीं पर सबसे पहली बार दोस्तों एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को डिस्कवर किया गया था 1965 में। अब हुआ ये कि एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज जो बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्स है, ब्रह्मांड से मिल रही हैं हमको, ऊपर से स्पेस से मिल रही हैं, तो वो न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना और उसकी स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी के लिए हम एक लैब लगाने की बात कर रहे हैं। वो लैब आज तक लगी नहीं पाई। हाँ, कर्नाटका के कोलार गोल्डफील्ड में ये सारा काम हो जाता, लेकिन कोलार गोल्डफील्ड पे ताले लग गए, बंद हो गई वो माइन। अब क्या करें? बंद होने के बाद में यही ऑब्जर्वेटरी दोस्तों कॉन्सेप्ट उठा के तमिलनाडु लेकर गए हम। तमिलनाडु में यहाँ पर हम क्या करते, एक गड्ढा करते, लगभग 2 से 3 किलोमीटर नीचे जाकर वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी लगाने की बात की गई थी। तमिलनाडु ने केस कर दिया, ये मामला रुक गया, अभी तक वो ऑब्जर्वेटरी बनी नहीं है। तो भारत बार बार इसमें ऑब्स्टिकल्स, इन परेशानियों को फेस कर रहा है। तो हमारी जो INO है, दैट इज़ इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये जल्दी रियलिटी बनेगी, क्योंकि अब इसको सपोर्ट मिला है बाहर से। जैसे मैंने बोला, एक इंपॉर्टेंट रिसर्चर तकाकी कजिता ये भी कन्विंस कर चुके हैं और ये बोल चुके हैं कि देखिए अगर आप अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाते हैं तो बिल्कुल वो स्टिल वर्थ है, आराम से बनाइए, उसका बिल्कुल मायना निकलेगा, आप बहुत कुछ जान सकेंगे, हम इन न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये सारी कहानी दोस्तों न्यूट्रिनोज के लिए ही है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है न्यूट्रिनोज, आइए आपको मैं बता देता हूं। न्यूट्रिनोज भरपूर मात्रा में पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं जो हमारे स्पेस में प्रेजेंट हैं। ये आते हैं हमारे पास में, लेकिन हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें लैबोरेटरी बनानी है, ऑब्जर्वेटरी बनानी है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें और ऑब्जर्व करके उसके बारे में स्टडी कर सकें। कहोगे इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं, क्यों स्टडी करना है? स्टडी इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि न्यूट्रिनोज एक लौता ऐसा बड़ा रास्ता हो सकता है जिसकी वजह से हमें पता चले हमारा यूनिवर्स बना कैसे है, सूर्य कैसे बना है, प्लैनेट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पता चल सकती है न्यूट्रिनोज की वजह से। इस वजह से ये न्यूट्रिनोज इंपॉर्टेंट है। और जापान अपनी खुद की लेबोरेटरी बना चुका है। जापान ने एक खुद डेडिकेटेड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना दी है अपने यहाँ पर, और जिसकी शुरुआत ऑलरेडी 1996 में हो चुकी है। लेकिन भारत का ही ये प्रोजेक्ट, ये ऑब्जर्वेटरी रुक गई है दोस्तों। अब भारत की जो ये ऑब्जर्वेटरी है, तमिलनाडु में जैसे बोला बनाने की बात की गई थी, 1.5-2 किलोमीटर गहराई में जाकर, अंडरग्राउंड जाकर, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने बोला नहीं नहीं, हम यहाँ पे नहीं लगाने देंगे। क्यों? इससे रेडियो एक्टिविटी बढ़ेगी। तो रेडियो एक्टिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा, जानवर जितने हैं वो सब बेकार हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचेगा। तो हम नहीं देंगे इसको अप्रूवल। लेकिन यहाँ पर जबकि इंश्योर किया गया, जो हमारे साइंटिस्ट है वो मेक श्योर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये रेडियो एक्टिविटी का कोई असर नहीं होगा। वही बात यहाँ पर ये रिसर्चर भी बोल रहे हैं कि जो ये एक्सपेरिमेंट्स होंगे दोस्तों, इससे कोई भी रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगी, ना ही यहाँ पर कोई भी रेडिएशन आएगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट यहाँ पर इस लैबोरेटरी को अंडरग्राउंड बनाने के पीछे का रीज़न यही है कि हम एनवायरनमेंट को रेडिएशन से फ्री करना चाहते हैं, समझ गए? इसलिए यहाँ पे अंडरग्राउंड बना रहे हैं। तो अंडरग्राउंड बनाया जाए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये खुद यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो यह है हमारा न्यूज़ आर्टिकल आज का। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। जैसे अभी तक हमें न्यूट्रिनोज के बारे में हर एक बात नहीं पता चली है, तो पहले न्यूट्रिनोज के बारे में बात करेंगे, फिर ये ऑब्जर्वेटरी जो बनाने की बात की जा रही है इसके बारे में बात करेंगे, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करना ज़रूरी है। आइए चलते हैं नोट्स की तरफ। दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, तो इसको स्किप ना करिएगा बिल्कुल भी। तो ये मैटर क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में गए,
तमिलनाडु की सरकार, उन्होंने बोला हमारे एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसा यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो तमिलनाडु की सरकार के कुछ आर्गूमेंट थे कि भाई इससे रेडिएशन निकलेगा, और रेडिएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जब ज़मीन के अंदर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर गहराई में जाओगे और जाने के बाद में वहाँ पर आप अपनी लैबोरेटरी लगाओगे तो इससे बहुत सारे धमाके होंगे। आप ब्लास्ट करके ही तो गड्ढा करोगे। ये रहा इंडिया का मैप। यहाँ पर तमिलनाडु में स्पेशली ये रीजन है थेनी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये लैबोरेटरी लगाने की बात की गई थी। और ये यहाँ पर एक और फोटो है, 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, जहाँ पे इस तरीके से बड़ा गड्ढा किया जाएगा 2 किलोमीटर की गहराई में, तब ये लैबोरेटरी बनाई जाएगी। तमिलनाडु की सरकार बोलती है देखिए ये गलत है, अगर हम ऐसे गड्ढा करेंगे तो आप कई सारे ब्लास्ट का इस्तेमाल करोगे तो इससे धमक होगी बहुत ज़्यादा, प्लस आप कई सारी मशीनरी यहाँ पे लेकर आने वाले हैं, फिर उसके बाद में लगातार कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, इससे बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, जितनी भी यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ पर अफेक्ट होंगे, वो इधर उधर भागना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर इस रीजन में जहाँ पे इसको लगाने की बात की गई है, इस रीजन में बहुत सारे एंडेमिक एनिमल्स प्रेजेंट हैं, ऐसे एनिमल जो कि केवल यहीं पर पाए जाते हैं और कहीं पर नहीं पाए जाते, बट इस प्रोजेक्ट की वजह से उन पे नुकसान हो सकता है, उनको खतरा पहुँच सकता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो भारत का बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये, जिसको अंजाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपका एक कंट्रोल रूम होने वाला है, डिटेक्टर कैवन होने वाला है, उसके अलावा यहाँ पर टनल्स वगैरह भी बनाई जाएंगी, ऐसा ये प्रोजेक्ट नज़र आएगा। और यहीं से बैठ कर क्या होगा, हम न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करेंगे जो स्पेस से आ रही हैं, समझ गए। और ये रीजन जो है, क्योंकि आप ये भी सोच रहे होंगे कि दूसरे रीजन पर लगा रहो, लेकिन दोस्तों ये रीजन सबसे ज़्यादा सूटेबल है न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए, इस वजह से यहीं पर लैबोरेटरी लगाने की मांग की गई। बार बार लैबोरेटरी बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेटरी है, हाँ कुछ भी बोल लो, ऑब्जर्वेटरी बोल लो, लैबोरेटरी बोल लो। तो ये इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है दोस्तों, ये आई होप आपको इसके बारे में पता चल चुका है। ये एक प्रपोज्ड पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च का मेगा प्रोजेक्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिनोस को स्टडी करना। यह प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया जा रहा है, रीजन आपको बता ही चुका हूँ, तमिलनाडु के अंदर पोतीपुरम गांव में थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस एंड देन उसके बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इसको आगे बढ़ाया। न्यूट्रिनोज होते क्या हैं बता ही चुका हूँ, एक एलिमेंट पार्टिकल, बहुत सारे एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज आपको देखने को मिलेंगे जिनको स्टडी किया जा सकता है जब जब सोलर रेडिएशन हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को हिट करता है। कहने का मतलब है अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो इन न्यूट्रिनोज का पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है दोस्तों इनको डिटेक्ट कर पाना, क्योंकि ये दूसरे फॉर्म्स के साथ में अगर आप देख पाएंगे तो ज़्यादा इंटरेक्ट होते ही नहीं है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ऑब्जर्वेटरी। इस ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से हम न्यूट्रिनोज का पता लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जाता है ये जो न्यूट्रिनोज है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोसेस करते हैं सितारों के अंदर में, स्टार्स के अंदर में। तो हमारी अर्थ पर भी ये प्रोड्यूस होंगे बाय दी, हम अपनी पृथ्वी पर भी न्यूट्रिनोज को प्रोड्यूस करते हैं। कई बार आपने सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के माध्यम से, एक्सेलरेटर के माध्यम से, लेकिन जो ये यहाँ पे यूनिवर्स से न्यूट्रिनोज आ रहे हैं, हमारा मेन पर्पस है उसके बारे में जानना। क्यों? क्योंकि आने वाले समय पर भविष्य में यहाँ पर न्यूट्रिनोज के कई सारे और इस्तेमाल हो सकते हैं, कई सारी और जानकारियाँ यहाँ से दोस्तों हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो एक विजिबल लाइट है, एक लाइट दोस्तों निकलती है हमारे सूर्य के मेन सरफेस से और वहीं से न्यूट्रिनोज भी निकलते हैं। ठीक है, तो लाइट और न्यूट्रिनोज यहाँ पर कह सकते हैं सूर्य के सरफेस से यहाँ पर निकल रहा है। और जो न्यूट्रिनोज है दोस्तों ये भी मतलब जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है, हमारी लाइट की जो स्पीड है उसी स्पीड के बेसिस पर यहाँ पर ये ट्रैवल करते हैं हमारे सन के बिल्कुल कोर वाले हिस्से में, जहाँ तक कोई जा ही नहीं सकता आज तक। इतना ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है दोस्तों, उस एरिया से ये प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ से अगर न्यूट्रिनोज आ रही हैं तो हमारी तो वो मदद कर सकती हैं ना कि आखिरकार सन के अंदरूनी हिस्से में, इंटीरियर पार्ट में चल क्या रहा है, इतनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी जानकारी हमको मिलेगी। उसके अलावा हमारे यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसी प्रकार की लाइट दोस्तों बहुत दूर पर जो स्टार्स प्रेजेंट है वहाँ से भी आ रही है। उसको हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इससे यहाँ पर दोस्तों और ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। हम डिस्कवरी कर सकते हैं कि यूनिवर्स किस चीज़ से मिलकर बना है। ये ताकत है न्यूट्रिनोज की, समझ गए। तो ऐसे फिर बात आ रही है प्रोबिंग अर्ली यूनिवर्स। मैं आपको बता ही चुका हूँ जो न्यूट्रिनोज हैं दोस्तों ये ना
दूसरे इसके आसपास के जो मैटर हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाई मान लो न्यूट्रिनो अगर उतनी दूर से आ रहे हैं तो आपका ये भी क्वेश्चन होगा भाई आसपास की चीज़ों से टकरा कर उसमें एब्जॉर्ब हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। ये पृथ्वी तक इतनी दूर से कैसे आ रहे हैं? क्योंकि कई बार बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। ये लगा लो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इस गैलेक्सी से बाहर दूसरी गैलेक्सी से भी यहाँ पे न्यूट्रिनोज आ जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो दूसरे मैटर इसके आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसके साथ में मिलते ही नहीं हैं। ये लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं बिना इंटरप्शन के। तो यहाँ पे ये जो कह सकते हैं बिना डैमेज हुए मैसेंजर्स हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा क्लू है। हम जान सकते हैं कि भाई यूनिवर्स से न्यूट्रिनोज आ रहे हैं डायरेक्टली और वहाँ से जो एनर्जी बन रही है वहाँ से हमको ये रिसीव हो रहा है। तो हम पता लगा सकते हैं कि आखिरकार यूनिवर्स कैसे बना बिग बैंग थ्योरी के बाद में। बिग बैंग के बारे में आपको पता है ना, पहले यूनिवर्स एक छोटा सा डॉट हुआ करता था, धीरे धीरे यहाँ पर ये इसमें ब्लास्ट हुआ, एक्सपैंड हुआ और आज यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे करके और एक्सपैंड होते होते यूनिवर्स बहुत बड़ा हो चुका है। समझ गए? खैर वो बेसिक चीज़ें। आगे आते हैं। मज़ा आ गया दोस्तों? चलिए मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दो। एक और न्यूज़ आर्टिकल है आज के अखबार में, पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। केरला एक वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहता है और वो क्या है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इंसान और जानवर के बीच में संघर्ष केरला में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। कई इसी वजह से यहाँ पर जानवरों को मार दिया जाता है, इंसान अपनी जान बचाने के चक्कर में। कई बार जानवर डर के मारे अपनी जान बचाने के चक्कर में इंसान को मार देता है। ऐसे कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो केरला दोस्तों यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। उस टेक्नोलॉजी के अंदर में जो पुराने ज़माने में लोग इस्तेमाल किया करते थे, ओल्ड ट्रेडिशंस हैं हमारे, उनको मिलाकर अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाकर हम नया तरीका लेकर आएंगे जहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट को एंड किया जाएगा, रोका जाएगा। क्योंकि होता क्या है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों नज़र आता है? उसके पीछे का नंबर 1 रीज़न है कि भाई जो हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में यहाँ पर प्रॉपर जगह मिली। अब देखो ये हाथी है, ये जंगल के अंदर था, जगह मिली, यहाँ पर ये बाहर आया हाथी, उसके बाद इधर ट्रैवल करता चला जाएगा। कई बार इसी तरीके से जानवर जंगल से निकलकर ह्यूमन सेटलमेंट्स में चले जाते हैं जहाँ पर इंसान सभी लोग रह रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे जाके अगेन वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सीन हाथी के साथ में है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक चीज़ और देखेंगे, अगर हाथी को बाहर ही ना निकलने दिया जंगल से, तो जंगल में उसको सारी फैसिलिटीज़ जो है उसको प्रोवाइड करवा दो, उसको सब चीज़ मिलेगी। लेकिन यहाँ पर किनारे फेंसिंग कर दी जाए, ठीक है, ऐसे करके जो यहाँ पे जंगल है बॉर्डर लगा दिया जाए। कहोगे फेंसिंग छोटी मोटी तो हाथी तोड़ के भाग जाएगा, हम कई बार देखते हैं, नॉर्मल है उसके लिए। कई बार आप देख पाओगे खेतों के अंदर घुस जाते हैं वो सब फेंसिंग तोड़ के। लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल फेंसिंग नहीं होगी। यहाँ पर ये जो फेंसिंग है स्मार्ट फेंसिंग होगी। स्पेशली बी हाइव फेंसिंग का नाम आपने सुना है, ये जो मैंने सर्कल किया है। बी हाइव फेंसिंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है अफ्रीका के अंदर में, कई सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जहाँ पर हाथियों को जंगल से निकलने ही नहीं दिया जाता है। इस फेंसिंग का इस्तेमाल करके लंबे लंबे बॉर्डर्स बना दिए जाएंगे। इससे हाथी सुरक्षित रहेंगे जंगलों में। जब बाहर ही नहीं आएंगे तो ह्यूमंस के साथ में कोई इंटरेक्शन, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं हो पाएंगे। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे दोस्तों जो केरला की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर एक मास्टर प्लान बोला है, एक बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, 645 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे, जिसमें इस पर्टिकुलर क्राइसिस को वो यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जंगलों में सेंसर इक्विप्ड ड्रोन्स, कैमरा ट्रैप, ये सब चीज़ें लगाई जाएंगी। उसके साथ साथ इस प्रकार से बी हाई फेंसिंग या बायो फेंसिंग किए जाएंगे। पता है बायो फेंसिंग क्या होता है? आपसे बायो फेंसिंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये देखो यहाँ पे बायो फेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी है। बायो फेंसेस पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो हाथियों को जंगल से बाहर ना आने के लिए जंगल के बॉर्डर पर क्या होता था, चिली यानी जो मिर्ची है दोस्तों, मिर्ची की फसल लगा दी जाती थी, है ना, मिर्ची की क्रॉप्स लगा दी जाती थी, ताकि हाथी आए और उस मिर्ची को देखकर यहाँ पर वो पीछे वापस से लौट जाए, या उसके साथ में इंचर के साथ में इंटरेक्शन होगा भी उसका भी, तो उसको इरिटेशन होगी जिसकी वजह से वो वापस से लौटेगा। तो ऐसे बायो फेंसिंग यहाँ पर की जा रही दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो मॉडर्न तरीका है वो आज के समय पर बी हाइव फेंसिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वैसे ये तरीका ही बहुत पुराना है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे नज़र आए हैं अगर हम पुराने ने डेटा को देखें जहाँ जहाँ पर ये फेंसिंग की गई है, स्पेशली वहाँ के हिसाब से। तो केरला भी बेसिकली ये करने वाला है, जिस वजह से चर्चा में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये बी हाइव फेंसिंग का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं क्या होती है बी हाइव फेंसिंग। दोस्तों न्यूज़पेपर तो आप खुद से ही पढ़ लेंगे, लेकिन जो पीछे का डेटा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई यहाँ से सिलेबस में ये चीज़ आ सकती है, यहाँ से मैच कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए। तो आइए बात करते हैं बी हाइव फेंसिंग के बारे में। बी हाइव फेंसिंग बेसिकली यहाँ पर बी फेंसिंग है। मधुमक्खी का नाम सुना है? मधुमक्खी के छत्ते आपने देखे होंगे जहाँ पर वो शहद बना रही होती है अपने छत्तों में।
छतों के आसपास भी अगर आप जाते हो ना आसपास, तो कितना ज़्यादा वो बज़ करती है, उसकी आवाज़ कितनी निकल कर आती है, कितना ज़्यादा, मतलब पास में जाओगे तो आपको डर नहीं लगता है, इरिटेशन होता है। और ये फैक्ट है दोस्तों, मधुमक्खी से डरता है हाथी। एलिफेंट मधुमक्खी से थोड़ा स्कैर रहता है। तो एलिफेंट अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर बी हाई फेंसिंग की जाती है। बी हाई फेंसिंग में बेसिकली मधुमक्खी का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? बी बॉक्सेस को लगाया जाता है। ये फोटो देखो, इससे मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से। ये आप देख पा रहे हैं, ये पीछे हो गया जंगल, ये हो गया जंगल का बॉर्डर, यहाँ पे रह रहे हैं इंसान। अगर ये हाथी निकला तो सीधा यहाँ पे इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन इससे बचने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, बी हाई फेंसिंग लगा दी। ये आप देख पा रहे हैं, कुछ कुछ मीटर्स की दूरी पर इस तरीके से डब्बे बना दिए। इस डब्बों में यहाँ पर मधुमक्खियाँ रख दी। मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं स्पेशली, तो उससे बाहर निकलेंगी लेकिन वो वापस से उसी डब्बे में आ जाएंगी, क्योंकि वो अपना वहाँ पर शहद का प्रोडक्शन भी कर रही होंगी, तो वहीं पर रहेंगी वो, उन्हें पता है मुझे कहाँ जाना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये डब्बे, ये बॉक्सेस लगा दिए जाते हैं, इनमें मधुमक्खियों को पाला जाता है। तो अगर यहाँ पे हाथी आएगा और यहाँ पर मान लो ये तारों से टकराया, वैसे ही ये तार डब्बों को हिलाएंगे। जैसे ही डब्बों को हिलाएंगे मधुमक्खियाँ एकदम से एक्टिव हो जाएंगी। एकदम से यहाँ पर कह सकते हैं इनमें एक अग्रेशन सा आ जाएगा, ये सब बाहर निकलेंगी, परेशान करेंगे हाथी को, हाथी वापस से लौट जाएगा। और जैसे मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, क्या आपको पता है कि जो एलिफेंट्स दोस्तों वो मधुमक्खी से डरते भी हैं, इसलिए स्पेशली मधुमक्खी का ही यहाँ पर यूज़ किया है। चाहे तो हाथी उसे मतलब कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो तोड़ के निकल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मधुमक्खियों से डरने की वजह से भी यहाँ पर इसका यूज़ होता है। समझ गए? ऐसे यहाँ पे बॉक्सेस बनाए जाते हैं। अब इसके डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, कई बार ऐसे पुराने ज़माने में ऐसे बनाए जाते थे, फिर ऐसे हुए, फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके के डब्बे भी इस्तेमाल होने लगे हैं। क्लियर? तो उसका एडवांटेज क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो बी बॉक्सेस होंगी दोस्तों, ये एलिफेंट्स को बिना कोई परेशानी पहुँचाए दूर भगा देंगी, है ना? क्योंकि एलिफेंट जैसे ही सुनेगा भाई हाँ मधुमक्खियाँ एक्टिव हो गई, आ रही हैं, तुरंत भागना शुरू कर देगा पीछे। एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी है। सीधा आपने यहाँ पर डंडे गाड़ने हैं, उस पर एक तार बांधना है और उस पर बॉक्सेस लटकाने हैं। ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों, इससे शहद का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। एक दूसरा फ़ायदा भी है, एक तो हमने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोका, लेकिन शहद भी बना रहे हैं, हनी प्रोडक्शन हो रहा है। हनी प्रोडक्शन होगा तो फार्मर्स की इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहीं पर वो शहद बना रही मधुमक्खियाँ, उस शहद को निकाल सकते हैं आप। समझ गए? तो ये जो बी हाई फेंसिंग का पूरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये खुद हमारे खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन का इनिशिएटिव है। समझ गए? तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का इनिशिएटिव नेशनल हनी मिशन है। तो उसके तहत हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शहद प्रोड्यूस कर सकते हैं। हनी मिशन पता है ना आपको? ये हनी मिशन जो है शहद को ज़्यादा प्रोड्यूस करने का मेन टारगेट है। और हनी मिशन की जो शुरुआत है या इसको जो लॉन्च है वो KVIC ने ही किया था, इसी पर्टिकुलर कमीशन ने किया था, ताकि हम क्या कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें इसके बारे में, लोगों को जागरूक कर सकें बी बॉक्सेस के बारे में कि हाँ भैया ऐसे बी बॉक्सेस भी होते हैं। ये जो मिशन है इसको पर्टिकुलरली साल 2017 में लॉन्च किया गया था स्वीट रिवॉल्यूशन के साथ में। अब ये स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है? जैसे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन समझते हो ना, हरित क्रांति, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी क्रांति आई, वैसे दोस्तों स्वीट रिवॉल्यूशन है। स्वीट रिवॉल्यूशन बेसिकली शहद वाले प्रोडक्शन की बात करता है, इस हनी इंडस्ट्री की बात करता है। तो स्वीट रिवॉल्यूशन साल 2016 में लॉन्च किया गया था, ताकि हम यहाँ पर जो मधुमक्खी पालन है इसको प्रमोट कर सकें, लोग मधुमक्खियों को पालें, उनसे एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर बस इतना ही, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला संडे है, संडे में आर्टिकल्स ऑलरेडी कम होते हैं। देखिए और आर्टिकल्स भी वैसे हैं जो कि आपको लगेगा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो ऐसे टॉपिक हैं जो हम मल्टीपल्स टाइम डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हर कुछ ना कुछ दिनों बाद वापस से रिपीट होता रहता है। तो ये मत सोचिएगा कि हम नए हैं सर डिस्कस कर दिया जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे संडे को फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का पेज आता है, तो FAQ पर एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर आर्टिकल छपा हुआ है यार। अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर 2 दिन पहले मैंने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया है, हर एक चीज़ आपको समझाई और वहीं पर बोला था कि इसको अब आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, चाहे कितना न्यूज़ में आता रहे। आपको मेंस का क्वेश्चन भी लिखवाया था, याद आ रहा होगा। तो आप 2 दिन पहले वाला वीडियो ओपन कीजिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में आपको जानने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आएंगे अपने वर्ड ऑफ द डे पर कि आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। तो आज का वर्ड है सरमाइस। सरमाइस का मतलब क्या है? टू गेस और सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट डेफिनेटली नोइंग। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में जाने बगैर उसको सच मान लेना, वो बेसिकली कहलाता है सरमाइस। हिंदी में अगर पढ़ें तो बेसिकली अंदाज़ा लगाना, एक अनुमान लगाना, या निश्चित रूप से कुछ जाने बगैर ही उसको सच मान लेना, उसको बोला जाता है सरमाइस।
अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस यूज़ किया गया है और वो सेंटेंस है द पुलिस सरमाइज दैट इट वॉज अ मर्डर आफ्टर लुकिंग एट द क्राइम सीन। बस कि भाई यहाँ देखा और एक कह सकते हैं अंदाज़ा लगा रहा है पुलिस वाला कि हाँ भाई ये मर्डर है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे सरमाइज वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट। सभी लोगों को यहाँ पर ये टारगेट मिलता है। आप 30,000 40,000 लोग देखते हैं भाई, हर एक व्यक्ति एक सेंटेंस बना के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। स्पेशली 1000 तो सेंटेंस लोग बना ही सकते हैं ना, मतलब 1 से 1000 नहीं कह रहा हूँ, एक जना एक सेंटेंस बना के जब लिखेगा तो ये तो काम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में आपसे पूछा गया था कि बताइए 2 स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि EMRS का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्रिएट करना ट्राइबल कम्युनिटीज से। ऐसा नहीं है यार, टेक्निकल एक्सपर्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने की बात हुई थी नहीं। यहाँ पर बस खाली क्वालिटी वाली जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाने की बात हुई थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, स्पेशली 12th तक के स्टूडेंट्स को। तो बच्चों के लिए यहाँ पर विद्यालय ओपन किया गया था, ना कि फॉर द टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो दैट इज़ वाई पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा वाला सही है कि हाँ भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के अंडर में जो ये ग्रांट से जो ये सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है इस प्रकार के रेसिडेंशियल स्कूल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो पहला तो हो गया गलत, दूसरा यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रांट से जो सपोर्ट वगैरह दिया जाता है हमारे इस आर्टिकल के तहत, ये हमारे शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कल्याण के लिए, उनके लिए वेलफेयर के लिए यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए करते हैं हमने इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।